नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। आप देख रहे हैं तीन खबर सबकी नज़र। आज सबसे पहले जिन तीन खबरों की हम पड़ताल करने जा रहे हैं उसके बारे में बता देते हैं, जिसमें हम बात करेंगे रेलवे ने सीनियर सिटीजन को टिकट में मिलने वाली छूट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि रेलवे पहले से यात्रा लागत 50% ज़्यादा वहन कर रहा है, ऐसे में सीनियर सिटीजन को छूट देना संभव नहीं। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पे राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों की क्रॉस वोटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 19 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। बीजेपी का दावा है कि क्रॉस वोटिंग कांग्रेस विधायकों ने की है, जिसे लेकर अब दोनों दलों के नेता आमने सामने हैं। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, यहाँ पर भी यही मुद्दा गरमाया हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव में कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने यशवंत सिन्हा की बजाय द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। तो ये तीन बड़ी खबरें रहेंगी जिस पर हमारी नज़र है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खबर की, या कहें सीनियर से जुड़ी हुई खबर है, जिनको अब रेलवे में छूट नहीं है। ऐसे में देश के रेल मंत्री ने कहा कि सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट पर अब छूट नहीं दी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। हालांकि भारतीय रेल ने दिव्यांगजनों की 4 श्रेणियों और रोगियों और छात्रों की 11 श्रेणियों के किराए में छूट देना जारी रखा है। केंद्रीय रेल मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि भारतीय रेल पहले से ही वरिष्ठ नागरिकों के समेत यात्रियों के लिए यात्रा लागत पर 50% से अधिक का खर्च वहन कर रहा है। इसके अलावा कोविड-19 के कारण पिछले 2 वर्षों की रेलवे की कमाई 2019-20 की तुलना में बहुत कम रही है। इसका रेलवे की सेहत पर वित्तीय तौर पर व्यापक असर पड़ा है। वैष्णव ने कहा कि इसी कारण सीनियर सिटीजन समेत कई श्रेणियों के किराए में छूट का दायरा बढ़ाना ठीक नहीं। सीनियर सिटीजन जिन्हें अब तक इसका लाभ मिलता था, इस महंगाई के दौर में अब उन्हें मिलने वाली ये छूट भी बंद हो जाएगी। और सीपीआरओ साकेत रंजन जी बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साकेत जी, इस बारे में विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे। दरअसल जिस तरह से सीनियर सिटीजन्स को जो लाभ मिलता था, जो छूट मिलती थी, वो अब नहीं मिलेगी। कोरोना सिचुएशन में चल रहा है। रेलवे बोर्ड ने के निर्देशों के अनुसार अभी डिसेबिलिटी के केवल 4 कैटेगरी में ये छूट मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे मरीज हैं, पेशेंट, उनके 11 कैटेगरी के मरीजों में छूट मिलेगी और केवल स्टूडेंट को भी यहाँ पर कंसेशन मिलेगी। इसके अलावा किसी भी और कैटेगरी को रेलवे बोर्ड ने निर्देशित नहीं किया है कंसेशन के लिए। जी साकेत जी, लेकिन यहाँ पर ऐसे में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वैसे ही इतनी महंगाई है और उस पर यदि ये छूट मिलती थी तो क्या वाकई में एक बड़ा नुकसान इस महंगाई के दौर में नहीं हो गया? चारों तरफ महंगाई की मार है और ऐसे में ये सुविधा भी छीन ली गई। ये पॉलिसी वाइज है, ये तो नीति है बोर्ड की। मंत्रालय की जैसी नीति रहेगी, हम उसी को लागू करेंगे। और चूंकि कोरोना के बाद से सिचुएशन में चेंज आया है, बहुत सारे हमारे जीवन में और कह लीजिए कि हर एक क्षेत्र में चेंज आया है, हम उसी चेंज को मान सकते हैं इसको। चूंकि जो एसेंशियल चीजें हैं कंसेशन उसी में मिलेगी, जैसे डिसेबिलिटी हो गए या पेशेंट हो गए या स्टूडेंट, इन्हीं को कंसेशन मिलेगी। बाकी किसी कैटेगरी का कंसेशन की बात नहीं कही गई है। जी साकेत रंजन जी सीपीआरओ हमारे साथ जुड़े हैं बिलासपुर से। साकेत जी, इसके अलावा जैसे बाकी जो दिव्यांगजन हैं उनकी छूट बरकरार है। हालांकि एक बड़ा लाभ जो सीनियर सिटीजन को मिल रहा था वो उससे अब वंचित हो गए। रेलवे ने कहा कि खासतौर पर कोरोना काल में अच्छा खासा घाटा हुआ और इसे कवर अप करने की ज़रूरत है। तो क्या भविष्य में भी, हालांकि ये बात अलग है कि मंत्री वैष्णव ने इस बात में बता दिया है कि क्या दिक्कत रेलवे के साथ है, लेकिन फ्यूचर में भी कोई उम्मीद, कोई संभावना नहीं की जानी चाहिए फिर कि जब स्थिति ठीक हो? अभी देखिए सिचुएशन ऐसा है, हम अभी इसी सिचुएशन के बारे में बात कर सकते हैं। भविष्य में अभी क्या होगा ये जैसा बोर्ड से निर्देशित होगा और उसी तरह लागू किया गया। चूंकि ऊपर के जो हमारे बोर्ड के अधिकारी हैं, जो मंत्रालय के स्तर पर जो निर्णय होता है वो पूरे देश को ध्यान में रख के किया जाता है और जो वहाँ का निर्णय होगा वही सब जगह मान्य होगा और लागू भी होगा। जी साकेत जी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर समझना चाहेंगे, एक समय में सबसे ज़्यादा यदि कोई आर्थिक रूप से देश को सहायता देता था या कहें कि जो देता था वो था रेलवे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 50% यात्रियों का रेलवे ही वहन कर रहा है और इसलिए आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। ये स्थिति क्यों निर्मित हुई दरअसल? नहीं, देखिए क्या है कि रेलवे देश का सबसे बड़ा परिवहन का माध्यम है और करोड़ों लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाता है बहुत ही सुविधाओं के साथ। और दिनों दिन चूंकि हम सुविधाएं बढ़ा रहे हैं और यात्री भी सुविधाएं चाहते हैं और हम भी सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं, तो दोनों चीजें हैं। तो हमारे यहाँ सब प्रकार की सुविधाएं हैं, जनरल क्लास से लेकर के एसी क्लास तक है, स्टेशन में सारी सुविधाएं हैं,
बहुत सारी ट्रेन में सुविधाएं हैं। तो सुविधाएं जैसे जैसे बढ़ेगी तो यहाँ पर जो लोग अपना इस सुविधाओं को लेना चाहते हैं उनको वहन करना पड़ेगा, प्रतिदान देना पड़ेगा, क्योंकि सुविधाएं हमें आगे तक ले जानी है और बरकरार रखनी है। साकेत जी, लेकिन यहाँ पर आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि ऐसी सुविधाएं कौन सी बढ़ी, जैसे आपने कहा कि इसमें सुविधाएं, तो वो थोड़ा सा पॉइंट आउट करके बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुविधाएं अब दे रहा है रेलवे। और इसके अलावा टिकट भी तो बढ़ी है, किराया भी तो बढ़ा ही है साथ साथ। आप तुलना कर लीजिए रेलवे के किराए में और अदर मीन्स की जो अदर मीन्स हैं, तो देखेंगे कि रेलवे बहुत बेहतर सुविधाएं दे रहा है। आप बस में सफर करते हैं और एक ट्रेन में सफर करते हैं, बस में आप सफर करते हैं वहाँ क्या सुविधाएं, और ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको क्या सुविधाएं मिल रही है। आप स्टेशन आते हैं, वहाँ पर आपको बैठने की सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाएं हैं, वहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ आपकी सहायता की टीटीज हैं। आप ट्रेन में बिल्कुल सो के सफर कर सकते हैं। ट्रेन में विभिन्न प्रकार की खाने पीने की सुविधाएं आपको उपलब्ध की जा सकती है। तो ये विभिन्न प्रकार की ऐसी सुविधाएं हैं जो कि अन्य जगह उपलब्ध नहीं, जो कि रेलवे ही बहुत ही न्यूनतम अपने कह लीजिए खर्च पर कर रहा है। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना, उसकी देश बदल रहा है और देश बदलने के साथ साथ हमारे अपेक्षाएं बदल रही है, लोगों की मांग बदल रही है, तो उसके अनुसार हम चेंज भी हो रहे हैं। तो हम जिस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, तो हम ये जो खर्च बढ़ रहे हैं तो उसका तो वहन यात्रियों को करना पड़ेगा। जी साकेत जी, दर्शकों की जानकारी के लिए क्या सिर्फ आप ये बता पाएंगे कि कितने सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो सफ़र करते हैं डेली के हिसाब से, और कितना राजस्व ऐसे में बचाने से प्राप्त होगा रेलवे को, या कितनी बड़ी राहत मिलेगी जब ये छूट खत्म होगी? तो नहीं, बात देखिए, रेलवे जो काम करी और राहत के लिए राजस्व अर्जन हमारा सेकेंड चीज है। पहले यह है कि यात्रियों को सुविधाएं मिलने चाहिए। कोरोना में जब सारी ट्रेनें बंद हुई थी तो ये कहा गया था कि कम से कम यात्राएं करें। पहली बार जब कोरोना खत्म हुआ तो हमने स्पेशल ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला के लोगों को उनकी गंतव्य तक पहुंचाया। धीरे धीरे क्रमशः और कोरोना खत्म हो गया तो स्पेशल का टैग हट गया, ट्रेनों पर से सामान्य मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलने लगी। तो कुल मिला के ये कहना है कि हम राजस्व के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो जो लोगों की जो सुविधाएं हैं, और लोगों को सुविधाएं तभी मिल सकती है जब हमारा रेल चले। रेल तभी चलेगा जबकि जो जितना हम खर्च कर रहे हैं कम से कम उतना हमें प्राप्त हो, तभी आगे तक की सुविधाएं मिल सकती हैं। जी साकेत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए हमसे आपका। तो सीपीआरओ बिलासपुर हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि दरअसल इस सुविधा के लिए किया जा रहा है। रेलवे में सफ़र करना जितना आसान होता है वनस्पत दूसरे और जो साधन है, चाहे बस है चाहे हवाई जहाज़ है, तो उसका टिकट बहुत है। बस है तो फिर उसमें और कई अन्य तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है, क्योंकि आप आराम से खाते पीते ट्रेन में सफ़र करते हैं, इसलिए उसे मेंटेन करना भी ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि भारत बदल रहा है, बढ़ रहा है, तो अब ऐसे में भारत बढ़ रहा है, बदल रहा है, और सीनियर सिटीजन्स की जो मिलने वाली राहत थी, यानी जो छूट मिलती थी उनको किराए में 50% से अधिक की, तो वो अब नहीं मिलेगी। और जाहिर तौर पर अब देश बदल रहा है, तो साथ ही साथ आपको आपकी जेब भी अब और थोड़ी ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। इधर राष्ट्रपति चुनाव की बात कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति चुन ली गई। उनकी जीत पर मध्य प्रदेश के नेताओं ने भी बधाई दी, लेकिन मुर्मू की जीत पर मध्य प्रदेश बीजेपी भी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई वोटिंग में विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बीजेपी का दावा है कि क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के विधायकों ने की है, जिसे लेकर अब दोनों दलों के नेता आमने सामने हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट किया। कमलनाथ ने जहाज़ में, हर दिन छेद हो रहे हैं कमलनाथ के जहाज़ में, और विधायक उन्हें छोड़ रहे हैं। वहीं क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस भी नाराज़ नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि भाजपा काट छांट की राजनीति में माहिर है, पार्टी क्रॉस वोटिंग को संज्ञान में लेकर बात करेगी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो 19 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के संबंध में इस वक्त हलचल है, उसी पर और ज़्यादा बातचीत करेंगे उनसे। राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ तो कांग्रेस का नाराज़ होना तो जायज़ है, लेकिन बीजेपी अपने आप में खुश है। स्वाभाविक है। देखिए, क्रॉस वोटिंग एक गंभीर समस्या है। राष्ट्रपति का चुनाव हो या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो, क्रॉस वोटिंग के प्रति लोग बहुत ज्यादा आजकल उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और इसकी साफ वजह है कि पिछले 7-8 साल में जिस तरीके से
विधायकों की खरीद फरोख्त राज्यों में हुई है, उससे ये प्रवृत्ति और ज्यादा तेज हो गई है। ये आशंका मध्य प्रदेश में पहले से थी कि यहाँ से क्रॉस वोटिंग होगी। ये तो गनीमत है कि कुल 17-18 विधायकों ने ये क्रॉस वोटिंग की, जबकि इस इलाके में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर दाव तो और ज्यादा लोगों के वोट कबाड़ने का था। हालांकि इसकी कोई जरूरत भाजपा को नहीं थी, लेकिन जो स्थानीय निकाय के हाल के चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ, बहुत गंभीर नुकसान हुआ, उस दर्द से उभरने के लिए कांग्रेस को दंश देने के लिए एक क्रॉस वोटिंग जानबूझकर कराई गई। आपको याद होगा कुछ विधायकों ने तो बाकायदा आरोप लगाया कि उनको क्रॉस वोटिंग के लिए 50,000 लाख रुपए का ऑफर किया गया। अब ये सब जांच के विषय हैं और कांग्रेस को इस मामले में गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दुकान खुली हुई है, दाम लगाने के लिए वो हर समय तैयार है। जी राकेश जी, लेकिन ये तो ठीक है, हम कई बार बात कर चुके हैं कि गलत परंपरा की शुरुआत हुई, लेकिन ऐसे में जब लोकेन पाराशर जी ने ट्वीट किया कि ये अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है, वाकई में कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ विधायक ऐसे भी होंगे जिन्होंने अंतरात्मा को सुना होगा, या जो उदाहरण अभी आपने बताया कि जिस तरह की खबरें आई कि बाकायदा 50,000 में वोट खरीदने की खबरें थी? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा की आवाज का नारा पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था, जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मतदान के लिए लोगों को एक छूट दी। तो आजकल राजनीति में न तो अंतरात्मा बची है और न ही कोई दूसरा तत्व जो कि इसको प्रभावित करता हो। अब राजनीति पैसे की राजनीति हो गई है, इसमें जाति गणित भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर अंतरात्मा की आवाज के लिए ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो आपको समझना चाहिए कि पूरे देश में, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में करीबन 148 विधायकों ने इस तरह से क्रॉस वोटिंग की है और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को कतई जरूरत नहीं थी इस क्रॉस वोटिंग की, लेकिन कैसे भी विपक्ष कमजोर हो इसलिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि क्रॉस वोटिंग जानबूझ के कराई है। जी राकेश जी, यशपाल सिंह सिसोदिया जी विधायक बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं इस विषय पर। यशपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्रॉस वोटिंग की खूब खबरें आई मध्य प्रदेश से, जिस तरह से 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, और गदगद है बीजेपी ये जानने के बाद कि देखिए कांग्रेस को हमने एक बार फिर तोड़ लिया। देखिए, इसको परिभाषित ठीक ढंग से हमको करना पड़ेगा। ये क्रॉस वोटिंग नहीं है, ये द्रौपदी मुर्मू जैसी एक असाधारण महिला को, जो जनजाति समाज की उम्मीदवार मोदी जी के नेतृत्व से, उनकी विचारधारा से बना गया, पूरे देश भर से समर्थन मिला। मुर्मू जी की उम्मीदवारी के बाद तो प्रतिपक्ष को, विशेष करके यूपीए के गठबंधन को, सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को और सबको कुल मिलाकर के इसको निर्विरोध कराना था। इससे श्रेष्ठतम नाम और क्या हो सकता था। और देखिए, प्रतिपक्ष को कमजोर करने की कहां बात आ रही है। प्रतिपक्ष तो पूरे देश में लचर पड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश में बुरी तरह से उसकी दुर्गति पे है। अब चुनाव हार जाते हैं तो प्रतिपक्ष को दुर्गति पे कहाँ है, अब तो वो सांसें ले रहा है। जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं और जो नतीजे आए हैं उसके बाद यशपाल जी, पार्टी जीती है। गांव की सरकार से लेकर के राष्ट्रपति तक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जीती है। और इसमें अगर कांग्रेस तो पहले से षड्यंत्र कर रही थी कि 50 लाख रुपए में वोट खरीदा जा रहा, 25 लाख रुपए, तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था, या जिसको क्रॉस वोटिंग कहा जा रहा था, उसके पहले तो कांग्रेस प्रमाणित नहीं कर पाई। चुनाव में मतदान से पहले कांग्रेस हम पर आरोप लगा रही थी, उमंग सिंगार जैसे व्यक्ति आरोप लगा रहे थे। अब तक जब 19 वोट बिगड़ गए हैं, इधर से उधर चले गए हैं, अंतरात्मा की आवाज से चले गए हैं, जिसको क्रॉस वोटिंग कहा जा रहा है, तो अब भी कहा जा रहा है कि विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। पूरे देश में लोगों ने मुर्मू जी की उम्मीदवारी को स्वीकार किया। 65% अबव वोट मिले मुर्मू जी को। यशपाल जी हमारे साथ कांग्रेस विधायक संजय यादव जी भी जुड़े, उनका भी पक्ष रख लेते हैं। संजय जी, क्या हुआ, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लोगों ने एक बार फिर से आपको धोखा दिया? क्या ये नहीं हो सकता कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी हो, जैसे अभी यशपाल जी कह रहे थे कि हमने बिल्कुल कोशिश नहीं की, हमारी सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना था इन वोटों से? नहीं, देखिए, फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो व्यक्ति की जो आदत पड़ जाती है वो आदत से लाचार होते हैं। इन लोग तो ये चाहे छोटे, चाहे पार्षद के चुनाव हो, चाहे जनपद के चुनाव हो, बिगर भारतीय जनता पार्टी बिगर उसके तो करती नहीं कुछ भी, तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त, धमकी है, क्योंकि सब कुछ संसाधन इनके पास है।
ईडी इनकम है, ये सब है इनके पास, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कहते कुछ है करते कुछ है। लेकिन इनका जो तानाशाही चल रही, अघोषित इमरजेंसी, तो उससे पीड़ित है भारतीय जनता संजय पार्टी जी, के लोग। लेकिन आपके तो अपनों ने एक बार फिर से दगा दिया, तो आप सामने वाले को कैसा दोष मढ़ सकते हो, जबकि नगरीय निकाय चुनाव में तो नतीजे आपको राहत देने वाले आए हैं। उसके बावजूद भी यदि ऐसा हुआ है तो सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर असंतुष्टि है अभी भी, या क्या वजह रही कि विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है बीजेपी के मुताबिक। देखिए, जनता कांग्रेस के साथ ही, विधायकों का चुनाव था और राष्ट्रपति जी को चुनना था। अब इनने क्या किया है ये जाने, लेकिन हम लोग तो चाह रहे थे कि अच्छा ही हो, जो पार्टी के निर्देश है उसका पालन किया जाता है और पालन करते हैं लोग। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस तो नाराज नजर आ रही है, और कुणाल चौधरी ने कहा भी कि बाकायदा अब इस पर जो है संज्ञान लिया जाएगा। तो क्या लेगी कांग्रेस संज्ञान ऐसे विधायकों पर जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है? ये अब संज्ञान लेने का काम तो हमारी पार्टी करेगी, प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, संजय यादव या कुणाल चौधरी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसके संज्ञान में लेंगे। क्या लोभ लालच, क्या कोई पहले से ये आ रही थी कि कुछ विधायकों का ये आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लोभ लालच दे रही, तो हो सकता है उसकी भी जांच की जाएगी, वो भी पता कहीं चलेगा। आग तो होगी यशपाल जी, धुआं ऐसे ही नहीं उठता। क्यों बार बार कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि अभी संजय यादव जी ने भी कहा, राकेश अचल जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े, उन्होंने भी यही बात कही कि कोशिशें की जा रही थी। देखिए, हमने कोशिशें करी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कौन सी कोशिशें? अंतर आत्मा से मुर्मू जी को वोट दो। जनजातीय समाज के जनप्रतिनिधियों ने, विशेष करके सांसदों ने, राज्यसभा सांसद और विधायकों ने कमलनाथ जी तक से रिक्वेस्ट करी। हमने तो जनजाति के विधायकों से रिक्वेस्ट करी कि आप वोट दीजिए और अंतरात्मा से वोट दीजिए, खरीद फरोख्त के आधार पर वोट नहीं मांगे हैं। और संजय जी, आप जिस अघोषित इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, अरे आपकी इंदिरा जी ने तो घोषित इमरजेंसी लगाई थी। 21 महीने तक पूरे देश को आपने नजरबंद कर दिया था और जेल बना दी थी पूरे हिंदुस्तान को। आप कौन सी अघोषित आपातकाल की इमरजेंसी की बात कर रहे हैं? आपको तो कोई अधिकार ही नहीं है, हक नहीं है अघोषित इमरजेंसी कहने का। और देखिए, मुर्मू जी का चयन, मोदी जी की तानाशाही लगाए हुए हैं, तानाशाही शासन का, हिटलर शासन चल रहा पूरे भारत देश में। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, हिटलर शाही चल रही कि नहीं चल रही? आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? अरे आपके लोगों कैसे हिटलर शाही नहीं चल रही? संभाल नहीं पा अरे रहे हो। लोग परेशान है, ये हिटलर शाही, दबाव, गुंडागर्दी, ये तो आपका वो चरित्र बन गया है। ये तो राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी, इन दोनों को भी सुन रहे होंगे। सर, मैं चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, गहरा विश्लेषण करते हैं, रखते भी हैं, और महत्वपूर्ण बात भी आपने इस दौरान कही थी जब आपसे मैंने पहले फोन लिया और बात की। इन दोनों से कोई एक सवाल आप जरूर करना चाहेंगे हमारी तरफ से, दर्शकों की तरफ से? बिल्कुल मैं यशपाल जी से जानना चाहूंगा कि अगर वो अंतरात्मा की आवाज का नारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या उनकी पार्टी ने राष्ट्रपति का प्रत्याशी तय करने से पहले विपक्ष से बात की? क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष से बात की प्रत्याशी तय करने के पहले? ये तो निर्विरोध चुन ही जाती, क्योंकि उनकी जाति को लेके, उनकी विद्वता को लेके कोई विवाद नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संवाद के सारे दरवाजे बंद क्यों कर दिए हैं? क्यों खरीद फरोख्त और अंतरात्मा की बात करती है? यशपाल जी, संवाद के दरवाजे आपने बंद किए और बाद में कहते हैं कि हम तो समर्थन मांग रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जनजातीय समाज की एक महिला को यदि उम्मीदवारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, प्रतिपक्ष की भूमिका होती थी, यूपीए की भूमिका होती थी कि वो आकर के कहे कि आपके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। ये तो चुनाव मैदान में थे। यशवंत सिन्हा जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति भोपाल में आकर के पत्रकार वार्ता में जो संवैधानिक पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और वो अगर हाँ में हाँ मिला दे कांग्रेस के विधायकों की और की खरीद फरोख्त की जा रही है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नहीं, राकेश जी का ये प्रश्न था ही नहीं यशपाल जी। उनका प्रश्न ये था कि पहले क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में ले लिया गया, और विपक्ष से कई जगह से ये आवाज उठी कि पहले हमसे पूछ लिया जाता, कौन मना करता, लेकिन संवाद ही खत्म कर दिया बीजेपी ने। अपनी भूमिका में नहीं है। विपक्ष मोदी जी के कामकाजों को कदापि पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा विश्व मोदी जी को पसंद कर रहा है। गठबंधन का जो यूपीए का गठबंधन है, वो किसी भी सूरत में मोदी जी के कामकाजों को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये तो आप मान चुके हैं मुझे लगता है, इसीलिए आपने चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। संजय जी से क्या जानना चाहते हैं राकेश जी, या क्या सवाल है वो जरूरी जो जनता भी पूछना चाहती है कांग्रेस से? दरअसल देखिए, संजय जी से मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस को ये आशंका थी कि क्रॉस वोटिंग होगी, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने
उसका एहतियात क्यों नहीं बरता, क्यों उन लोगों से बात नहीं की, और जो अच्छा एक टेम्पो मध्य प्रदेश में विपक्ष का बना था उसको तुड़वा लिया अपने घर बैठे। संजय जी। जी देखिए, इसमें निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़ी उससे सबने ये कहा था कि पार्टी का निर्णय है उस पर वोट डालें। जब निर्णय हो गया था, किसी ने क्रॉस वोटिंग की है, तो जब क्रॉस वोटिंग करने के बाद संज्ञान में आएगा ना। अब क्या मालूम किसने नहीं, किसके साथ अभी क्या आपने किया है। क्या बोला था संजय जी? अभी आपने कहा था कि खबरें थी इस तरह की, तो जब आपको ये आहट बिल्कुल हो गई खबरें थी, थी। सुगबुगाहट हो गई थी, तो फिर आपको नजर रखनी थी, क्योंकि आप तो भुक्तभोगी हैं। दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। देखिए, ऐसी उम्मीद नहीं रहती है लोगों से, किसी के ऊपर जबरदस्ती हम शंका करें और वो करें कि तुम ऐसा हो जाओगे। कुछ विधायकों ने खुद स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें लोभ लालच दिया जा रहा है, लोभ लालच दिया जा रहा है। कुछ विधायकों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें 1-1 करोड़ देना चाह रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी की देना चाह रहा है और कोई लेना चाह रहा है, तो उसमें कमलनाथ जी क्या कर सकते हैं? कमलनाथ जी तो यही निर्देश दिए कि भाई जो पार्टी का निर्णय है, हमें यशवंत सिन्हा जी को वोट देना है। जी, कुल मिलाकर राजनीति में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दलों, सब हवाई में बातें करते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि इतना बड़ा आरोप लगा दिया है हम पर खरीद फरोख्त का, तो हमें अब इसमें क्या आगे बढ़कर करना चाहिए। लेकिन वो भी आराम से बैठते हैं और उसके बाद सब कुछ हो जाता है, तो फिर मामले को संज्ञान में लिया जाता है। लेकिन ये परंपरा गलत है वाकई में। फिलहाल बहुत शुक्रिया राकेश अचल जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद संजय जी वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया यशपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब तीसरी सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर है। कुछ इसी तरह की राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मतदाताओं से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का आग्रह किया था। वो आवाज मुर्मू के पक्ष में ज्यादा काम कर गई। छत्तीसगढ़ में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में मतदान किया है। छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं, इनमें से अकेले कांग्रेस के पास 71 विधायक हैं। वहीं यशवंत सिन्हा को 8,901 वोट यानी केवल 69 विधायकों का समर्थन मिला। विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। संगठन के शीर्ष नेताओं के तमाम दावों के बावजूद भाजपा उनके खेमे में सेंध लगाने में कामयाब रही। इस हालात को लेकर संगठन नेतृत्व ने चुप्पी साध रखी है। प्रदेश संगठन के एक शीर्ष पदाधिकारी ने कहा कि कुछ दिनों में क्रॉस वोटिंग करने वाले का पता भी चल जाएगा। वहीं भाजपा राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत के जश्न में डूबी हुई है। जी, इसे ये कह सकते हैं कि ये अंतरात्मा की जीत है, क्योंकि उस समय सभी लोगों ने आह्वान किया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वोट करना चाहिए और अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। जिनकी अंतरात्मा जग गई होगी उन्होंने वोट किया है। मैं ऐसे जो वोट किए हैं उनको भी मैं बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ। तो बहुत सोचनीय प्रश्न है कि अगर पार्टी गाइडलाइन के अगेंस्ट अगर किसी ने वोटिंग किया है तो ये बहुत चिंता का विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए इस पर जो किया है। अभी गुप्त मतदान है तो पहचान कैसे हो पाएगा किसने दिया है, लेकिन जिसने भी दिया है वो बहुत पार्टी का अनुशासन को तोड़ा है। तो पार्टी के अनुशासन को तोड़ा है। चेहरे पर भी वो नजर आ रहा था कि नाराजगी है। जिस तरह से हमारे संवाददाता से बात कर रहे थे अमरजीत भगत जी, और हमारे साथ शिव दुबे जी भी जुड़ गए हैं क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिव दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई में क्या भाजपा छत्तीसगढ़ में कम से कम राष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें सेंधमारी करने में सफल रही है, या कहीं ना कहीं इन विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुनी है? क्या हुआ है दरअसल छत्तीसगढ़ में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने अभी हाल ही में जो हुए विवाद है उससे उबरने की कोशिश में कहीं न कहीं कोई कसर छोड़ी है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि 2 विधायकों का जो वोट है वो बीजेपी को गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अंदरूनी विवाद से जूझ रही है और कांग्रेस के अंदरूनी विवाद की वजह से ही ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है। बीजेपी ने इसमें सेंधमारी की है, अभी ये कहना गलत होगा क्योंकि कांग्रेस के अंतरकलह अभी एकदम सतह पर है और वो जिस रूप में सामने आई है उससे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से 2 लोगों ने ये मैसेज देने के लिए वोट डाला है। शिव दुबे जी, बहुत समय नहीं है 2023 में, ऐसे में कितना चिंता करना चाहिए कांग्रेस को, और वाकई में कितना चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो लड़ाई है सतह पर वो तो हम सभी जानते हैं, और जिस तरह से लगातार खबरें हैं कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलाव देखने को भी मिल सकता है। तो ऐसे में वाकई गहरा चिंतन करने की और इन चीज़ों को समेटने की ज़रूरत है कांग्रेस को।
नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरे को लग रहा है ये स्पेसिफिक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से जो है एक मैसेज देने की ओर हुई है, कांग्रेस के गुट के द्वारा या कांग्रेस के खेमे के द्वारा, जिसकी वजह से इस तरह से बातें सामने आई है। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें बहुत ही कोई बड़ी राजनीति चल रही है, ऐसा नहीं दिख रहा है। जी, शिवदेव जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार शिवदेव जी हमारे साथ जुड़े थे और कह रहे थे बहुत बड़ी कोई राजनीति चल रही है ऐसा तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हाँ ये विधायकों की नाराजगी जाहिर करने का तरीका ज़रूर हो सकता है जो इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो दिखाई दे रहा है वर्चस्व की लड़ाई को लेकर। उसके बाद शिव दुबे जी ने कहा कि कहीं ना कहीं इस पर चिंतन करने की तो आवश्यकता है, लेकिन इसे 2023 से जोड़कर कोई बहुत देखने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का और साथ ही हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।